जो महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेशन देख रहे थे, तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़रूरतमंद अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिए। तो इसमें हम देखेंगे अन्य योजनाएं और उससे जो संबंधित तथ्य है उसको। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना IEDSS ये कब शुरू हुआ? 2009-10 में। क्या था इसमें? 11 एवं 12 में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा की सहायता के लिए ये बनाई गई थी। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो कार्यक्रम सन 2018 में, इसमें क्या था? भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण और पंजीकरण कंप्यूटरीकरण। विश्व खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर सन 2007 में। उद्देश्य उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकरण, उत्पादन तकनीक का निर्देशन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीत से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान गेहूं दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी। नालंदा परियोजना ये 4 मार्च सन 2014 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक ये अभिनव कार्यक्रम था। अगला इसमें क्या है कि जो इसमें हमको देखना है कि जो क्या हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? एक्सला सापेल की संधि से ये अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक। तृतीय में क्या हुआ था? पेरिस की संधि से ये अंत हुआ था। इससे प्रश्न बन जाते हैं। अब प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार। अब कांग्रेस रेडियो प्रसारण ये ऊषा मेहता द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर। रौलेट एक्ट 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और हंटर कमीशन ये कब हुआ? ये किस लिए हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये कांड। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी ये जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इसको कल भी हम देख लिए थे, एक बार चलिए रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। दास्तान बंदान उलेमा अष्टप्रधान परिषद मराठा प्रशासन। गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म जो पुस्तक थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। लोकमान्य किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा। गुलाम वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्कों पर देवी की आकृति मोहम्मद गोरी के समय। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी ये अकबर के समय में। और अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली का है वो अलाउद्दीन खिलजी। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ और दिल्ली वाला औरंगजेब। अकबरनामा ये अबुल फजल की रचना है। तुजू के बाबरी ये बाबर की कृति है। हुमायूंनामा गुलबदन ने लिखा है। लघु अकबर की जो संज्ञा है लेनपूल ने दारा सिकोह को दिया। मजबुल बहरीन ये दारा सिकोह की रचना है। राजमाता विजय राजे सिंधिया ये ग्वालियर से संबंधित रही हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कहाँ है। चुंबकीय वेधशाला पोर्ट ब्लेयर में। रेड बेसिन चीन में। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। बरमुडा त्रिकोण मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का ये एक क्षेत्र है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरदोई में है। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गौतम बुद्ध नगर। नवसस्य जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये भारत में 1986 में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और रोजगार विहीन वृद्धि का दशक 1991 से 2000 के बीच में रहा। उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। कई बार प्रश्न बन चुका है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मेरठ में है। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। लाल शाही योसिन। और मूल्य संवर्धन जो कर वैट है तो उसको 1 अप्रैल 2005 को कई बार पूछा गया है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है और अप्रत्यक्ष कर, तो इसको याद रखिए। संपदा कर या संपत्ति कर या आयकर जो इनकम टैक्स होता है, जो कारपोरेट टैक्स होता है, ये सब क्या है? ये प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या है? उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी जो होती है। और बिक्री कर सेस टैक्स सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी सेवा कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष। जीएसटी क्या है? ये अप्रत्यक्ष है।
तो याद रखिए। अचलैया समिति किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में जो सुधार के लिए ये बनाई गई थी। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। और मेलाटोनिन हार्मोन्स निद्रा व जागने की क्रिया है। और मॉडरेट उत्पाद कर, कैपिटल गेन टैक्स ये संपत्ति विक्रय, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु पर, कस्टम ड्यूटी आयात पर, कारपोरेट आय पर ये टैक्स है। अब हम देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 16 अक्टूबर 1905 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी कब बनाया? 12 दिसंबर 1911 को। प्रभावी 1912 में हुआ है, याद रखिए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। वंदे मातरम जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत था स्वदेशी, वंदे मातरम किसका शीर्षक गीत था? स्वदेशी आंदोलन का। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था तो होम रूल। प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल भारत में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, जिसे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा गया तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा गया। वो गांधी जी, पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया तो इल्तुतमिश ने चलाया। और सिक्कों पर टकसाल पर जो लिखवाने की परंपरा है वो भी इसी ने शुरू किया। रक्त और लौह की नींव किसने अपनाई? तो गयासुद्दीन बलबन ने। अगड़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण जो शिलालेख स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो बलबन ने। घड़ी एवं गृहकर किसने लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और जिस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। नियामत खुदाई के सिद्धांत, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और तभी से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई 1192 में। नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया और सिस्ता पैबोत की प्रथा जो है आरंभ करवाने का कार्य कौन किया? तो बलबन ने किया। खड़ी बोली के जनक, तबला एवं सितार का प्रचलन कराने वाले तूती हिंद खुसरो जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो और हम देख लें परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद की रचना किसकी है? हर्षवर्धन की है। और बौद्ध ग्रंथ अग्युत्तर निकाय में वर्णित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा की लिए बिंबिसार ने भेजा। किसने भेजा? ये भी होता है, जीवक को भेजा। किसके इलाज के लिए भेजा? ये 3-4 जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। जैसे अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में बिंबिसार ने भेजा जीवक को इलाज के लिए। प्राचीन श्रावस्ती नगर का जो विन्यास है, जो आकृति है, अर्धचंद्राकार है। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद को क्या कहा जाएगा? तो अवंती। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी तो हकीम अजमल खां ने। अब प्रथम युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया तो महात्मा गांधी जी को चुना गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के समय भारत का सेनापति लॉर्ड वेवेल था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किसने किया? कहाँ से हुआ? तो ये बम्बई से हुआ। करो या मरो का इस मंत्र का जो आशय है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में हम दिवंगत होंगे। गांधी जी यह कब नारा दिए? कई बार प्रश्न बन चुका है पहले भी और बनेगा आगे भी। भारत छोड़ो आंदोलन से वर्ष 1940-45 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे ज़्यादा यही रहे हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी तनाव रहा तो सम्मेलन हो न पाया। अब अबुल कलाम आज़ाद। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन समानांतर जो सरकार बनी थी बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। और भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भूमिगत रहकर
किया अरोड़ा, आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। ये सब पहले प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सर नाइट किसने त्यागा था उपाधि? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की जो प्रारूप लिखना किसको सौंपा गया था? तो गांधी जी को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जी का साथ कौन दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया। कब रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और हम देख लें चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? 3/20 भाग पर नील की खेती। और नील की खेती के दौरान चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। जो लखनऊ अधिवेशन था तो उसी में इन्होंने ये बात बताई। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कब किया? चंपारण में। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने महात्मा, फिर से देखिए तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया? तो शंकर नायर ने दिया। किसने दिया? शंकर नायर ने दिया है। और इस पे शायद इस समय इस पे फिल्म भी बन रही है, तो याद रखिए ये प्रश्न आ सकता है कि शंकर नायर किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ये खुलासा करते हैं। ये वायसराय परिषद की इस्तीफा देके इसका खुलासा किए, इस पर फिल्म भी बन रही है। तो ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसकी नियुक्ति की गई तो 1919 के एक्ट की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था वो कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मारा, उधम सिंह ने मारा। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर कहा तो यरवदा जो जेल था उसको इन्होंने, गांधी जी ने क्या कहा? मंदिर कहा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर साइमन संबंधित थे तो उदारवादी लिबरल जो पार्टी थे उससे संबंधित थे। और गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती किसने की? तो लॉर्ड लिथगो ने कहा है भारत को डोमिनियन स्थिति अपना संविधान बनाने हेतु अधिकार तथा किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रहने का अधिकार जैसे प्रस्तावों की घोषणा किसमें की गई? तो क्रिप्स मिशन में की गई है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसमें कराची अधिवेशन जो 1931 को हुआ, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना सुभाष चंद्र बोस ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर अधिवेशन, इसीलिए ये बहुत मोस्ट पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय संबंधित है किससे? उग्रवादी नेता थे ये, गरमपंथी। सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, फूलाबाई देसाई आदि ने वर्ष 1945 में पैरवी की थी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की। ये प्रश्न शायद अभी सन 2016 में जो आरोप हुआ है उसमें भी शायद आया था। तो याद रखिए कि कौन कौन मुकदमे की पैरवी की थी आज़ाद हिंद फौज की। तो तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, भूलाबाई देसाई। कब? 1945 में। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और उनके कार्य, जैसे दादा भाई नौरोजी, सब जानते हैं इनके बारे में। ये सीरीज एक इसलिए बहुत ही अच्छी है और एक यूनिक है क्योंकि इसमें एक ही साथ सारे फैक्ट को मिल जा रहे हैं या सारे सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं। अब रुचि भी आ रही है क्योंकि नया नया फैक्ट जानने और समझने और रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जा रहा है। तो इसलिए इस सीरीज को आप लोग फैलाइए और शेयर करिए। और इसकी PDF जब ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगी तो हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम जानते हैं तो WC बनर्जी के साथ लंदन सोसाइटी का गठन 3 बार 1886, 1893, 1906 कांग्रेस की अध्यक्षता किया। तो ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्षता किए हैं।
तो 3 बार। कब कब? 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता किए हैं। और 1892 लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय और अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के प्रवाह जो सिद्धांत था, ड्रेन थ्योरी जो थी, उस पर प्रकाश डाला और गुजराती पत्रिका रस्तगोफार को आरंभ किया। तो इसमें से ये अध्यक्षता से भी प्रश्न बन चुका है, कितनी बार अध्यक्षता किए ये भी। पहले चुने जाने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले चुने जाने वाले व्यक्ति, ये भी प्रश्न पता नहीं कितनी बार बन चुका है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, ये भी प्रश्न बना है। और धन के प्रवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी पर प्रकाश किसने डाला, ये भी प्रश्न बन चुका है। और रफ्त गुफ्तार पत्रिका किसने लिखा है, ये भी प्रश्न बन चुका है। और किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भी प्रश्न बन चुका है। अब देख लीजिए 4-5 लाइन से आपके 7-8 प्रश्न तैयार हो गए। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो इनका जन्म, पहली चीज़ तो सबको पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 में। चंपारण आंदोलन 1917 में, ये भी प्रश्न बन चुका है। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण था। खेड़ा 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन 1918 मिल मालिकों के विरुद्ध में। और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना और गोखले ने ही उन्हें आदेश दिया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मात्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इन्होंने सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया। तो इसमें से अभी तक का प्रश्न हम बताएं तो चंपारण से पूछा गया है, पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण था। अहमदाबाद, इसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। ये भी प्रश्न। इनके गुरु का नाम भी पूछा गया है। इनको महात्मा किसने कहा और राष्ट्रपिता किसने कहा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से ये ट्रेन से फेंके गए थे, तो ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। 1881 में पुणे से केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। तो ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है कि केसरी और मराठा किसकी रचना है, तो बाल गंगाधर तिलक की। और याद रखिए कि मराठा, लोग सोचेंगे कि मराठा है तो मराठी भाषा में होगा, तो ऐसा नहीं है। केसरी मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी में है, इसको याद रखिए। और वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। तो ये प्रश्न पहले बन चुका है कि किसने भारतीय अशांति का जनक कहा, किसको कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। गरम दल से ये संबंधित थे। और 1908 में उन्हें केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की वो सज़ा दी गई। और पत्रकारिता में सज़ा पाने वाले ये पहले उग्रवादी नेता रहे हैं, इसको भी याद रखिए। और कितने वर्ष की सज़ा हुई थी, ये भी प्रश्न बन चुका है। और कब हुई थी, 1908 में। किस लेख के केसरी किस भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में। शिवाजी महोत्सव एवं गणपति उत्सव महाराष्ट्र में इन्होंने ही शुरू किया है। और 29 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की है। और प्रमुख जो कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और 1919 के जो अमृतसर अधिवेशन था, उनकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। तो इसको याद रखिए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक कब किए थे। एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की है और बाल गंगाधर तिलक जी ने भी। पहले किसने किया है, तो पहले किसने किया है, पहले इन्होंने ही किया है। याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट पहले की है कि ये तिलक जी ने की है, तो तिलक जी ने पहले किया है। अब देखिए भगत सिंह के बारे में हम जानते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में बंगालायपुल ज़िले में, अब तो ये पाकिस्तान में हुआ था।
1926 में नौजवान भारत सभा का गठन। पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न बन चुका है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो भगत सिंह ने किया था। इसको याद रखिए। कब किया था? तो 1926 में किया था। और 1929 में ही दिल्ली विधानसभा में इन्होंने क्या मारा? बम मारा। और 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी दिया गया। तो इसमें से अभी तक का प्रश्न, सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने 1926 में किया था। दिल्ली विधानसभा पर इन्होंने बम मारा था 1929 में। और किस कांड में इनको फांसी दी गई? तो याद रखिए, लाहौर कांड में इनको फांसी दिया गया। अब हम अगला देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और ये सब ऐसी विभूतियाँ हैं कि इन्होंने इतना करके चले गए और हमको गर्व है कि इन्होंने भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में जन्म हुआ है। 1920 में ICS की परीक्षा भी उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया ब्रिटिश समय में। और परीक्षा को पास करना कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा, और इन्होंने पास किया। कितने बड़े विद्वान थे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 1938 में हरिपुरा गुजरात, 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। तो ये दोनों आप पूछा जाता है कि हरिपुरा, छोटे छोटे एग्जाम्स में तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि हरिपुरा कहाँ है। तो हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी MP में। हरिपुरा 1938 और 39 में दोनों अध्यक्षता इन्होंने किया है। और इनका जन्म कब हुआ? तो कटक उड़ीसा में 1897 में हुआ है। और सुनिए, अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना किया। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, किसने किया, कहाँ किया? ये तीनों प्रश्न बन चुके हैं। तो सिंगापुर में किया। किसने किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। और अक्टूबर 1943 में किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दिया। जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उसी तरह इनको कहा देश नायक। जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया है। छोटी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और माना जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपे के निकट उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी भी ये संदेह में है कि कोई साजिश तो नहीं थी। BR अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। इनका तो जन्म के बारे में भी पूछा गया है UPPCS के किसी एग्जाम्स में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल, जयंती भी मनाई जाती है, 1891 में हुआ। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना। तो ये इनके बारे में जितनी भी लाइन है सब याद करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म, 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना, 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रारंभ। ये पूछा जाता है, पाक्षिक है बहिष्कृत भारत का जो मराठी भाषा में ये। और मूक नायक पत्र का संपादन, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मूक नायक किसका है? तो BR अम्बेडकर का। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1965 में हुआ था। सन 2016 में 61वीं जन्म पुण्यतिथि थी। अब हम देखेंगे, गांधी जी तो देख चुके, अब हम प्रमुख अनुच्छेद और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसको देखते हैं। तो 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। गिनती नहीं गिन पाएंगे, ऐसा बहुत सी परीक्षाओं में ये अनुच्छेद 50, इस बार UPPCS में भी ये पूछा गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो। 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि।
58 में राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए जो अर्हताएं हैं वो 63 में होगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या होगा कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति होगा। 65 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीत या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। 164 में क्या होगा, मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। और 249 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अब हम देख लें, एक टेबल और देख लें बस। तो प्रमुख केंद्र एवं उससे संबंधित जो खनिज हैं, तो ये भी, इससे भी एक प्रश्न तो आना ही आना है ये इससे। मुकुम में क्या पाया जाएगा, कोयला। डल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में है, लौह है इसके लिए फेमस है। कोरापुट बॉक्साइट, चित्रकूट मैग्नीज, बादाम की पहाड़ियाँ ओडिशा में लौह उत्पादक। कोरडमा अभ्रक के लिए, और मूसाबानी तांबा के लिए। रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल के लिए। और विश्रामपुर ये छत्तीसगढ़ में कोयला के लिए फेमस है। झरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोयला के लिए। क्योंझर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उड़ीसा में है, लौह है। खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए। कुंद्रेमुख और चिकमंगलूर ये कर्नाटका में लौह है। कोरापुट एल्यूमिनियम। सिंगरेली ये कोयला के लिए। अब पन्ना किसके लिए, पन्ना सतना ये हीरा के लिए। जादूगोड़ा ये झारखंड में यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा याद रखिए, लोहा नहीं है, यूरेनियम। ललितपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूरेनियम के लिए। कोल्लम ये केरल में है, मोनाजाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब हम एक विविध थोड़ा सा देख ले जल्दी से। इगारका बंदरगाह कहाँ है, तो ये रूस में है। व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय सामुद्रिक मार्ग है ये। सुपीरियर जो नॉर्थ अफ्रीका के किनारे स्थित है। तो डुलूथ जो इसके शहर के किनारे कौन सा शहर है, डुलूथ, थंडर बे और ओंटारियो। अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित कौन सा शहर है, तो शिकागो। न्यूयॉर्क के इरी झील पर स्थित है, तो बैकालो शहर। डेट्रॉइट नदी के तट पर स्थित है, डेट्रॉइट शहर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का किन राज्यों के बीच में है, तो जल बंटवारा जो 4-5 है, कावेरी हुआ, नर्मदा हुआ, तो इसको याद कर लीजिए किस किस राज्य में विवाद चल रहा है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। कावेरी का कहाँ कहाँ विवाद है, राज्यों में बट जल विवाद है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। केपी। जम्मू कश्मीर में स्थित दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पे है। चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। गांधी सागर एमपी में और जवाहरलाल सागर राजस्थान संबंधित किससे है, चंबल घाटी योजना से। अब पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से, दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से जिस देश की लगती है वो देश कौन सा है, तो इजराइल है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हेल्पफुल लगे तो इसको आप लाइक करिए, जिससे हमको भी पता चले कि कितने लोगों को ये सीरीज पसंद आती है। और इसको अपने मित्रों तक शेयर करिए। शेयर करने से किसी का ज्ञान न कम हो जाता है न ज़्यादा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी चीज़ों को हम शेयर न करें, जिससे कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब गलत बात है और ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप जितना अच्छा काम करेंगे उसका फल ईश्वर ज़रूर देता है। तो अच्छा काम करिए, अच्छे बनिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। और धन्यवाद।